हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस सेशन में हम सेशंस की बात करने वाले हैं। इस सेशंस की नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जो सेशंस होते हैं उनकी बात आज हम करने वाले हैं। सेशंस ऑफ द हाउस, सदन के जो सत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेशन में कौन कौन सी प्रोसीडिंग होती है, अजॉर्नमेंट क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, आज के सेशन में हम डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपके लिए ये सेशन जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। कौन से एग्जाम्स के लिए? इन एग्जाम्स के लिए PTPSB, PPSC, मास्टर कैडर, SST, ETT, स्टेट PSC, UPSC एंड RRB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। वहीं 9115000117 सेम नंबर से आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपकी क्वेरी का जो है जवाब हम डेफिनेटली देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और वीडियो को कर दे शेयर और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो मिलती रही। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की हम करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन को सम्मन करना। सम्मन करने से क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, सम्मन करने का मतलब होता है बुलाना। आपने सम्मन सुना होगा, सम्मन जारी हो गई। सम्मन का मतलब होता है, सम्मन मतलब बुलाना, ठीक है, सम्मन मतलब बुलाना। तो पार्लियामेंट की जो सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के आपको मैं बताऊंगा कितने सेशन होते हैं। पार्लियामेंट के जितने भी सेशन होते हैं उनकी बैठक बुलाना, उनकी बैठक को बुलाना जो है, उनकी बैठक को बुलाने को ही हम सम्मन कहते हैं, उसको हम सम्मन बोलते हैं ना। और ये सम्मन किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। और प्रेसिडेंट जो है इसको किसके कहने पर करता है? प्रेसिडेंट करता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिसको जो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा सम्मन किया जाता है कि जो हाउस की मीटिंग है उसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या कहता है? सेशंस कितने हैं? अब हम देखते हैं सेशंस हैं कितने। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन 3 सेशंस के बारे में बताया गया, 3 स्तर के बारे में बताया गया है। सेशंस की जो शुरुआत होती है वो होती है बजट सेशन से। देखिए, जब कभी भी नई लोकसभा आएगी ना, तो जब भी नई लोकसभा बन के आती है तो उसका जो पहला सेशन होता है, जरूरी नहीं है कि वो बजट सेशन ही हो, ठीक है ना। पहले सेशन के अंदर जो वो होता है उसमें तो जो ओथ वगैरह का प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता है ना। उसके बाद में फिर एक एप्रोप्रिएट बिल आता है जो कि बजट के रिगार्डिंग होता है। फर्दर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में जानते जाएंगे। चलिए, तो सेशन जो स्तर होते हैं वो 3 बताए गए हमारे पार्लियामेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला है बजट सेशन। बजट सेशन में हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना ये। बजट कैसे पास किया जाता है, कैसे बिल को पास किया जाता है, एप्रोप्रिएट बिल क्या होता है ना, कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है वगैरह वगैरह। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर बजट सेशन के बारे में बताया गया। तो ये सबसे पहला सेशन होता है किसी भी हाउस का, और साल की शुरुआत में होता है। हमारे देश में अभी रिसेंटली जो है 1 फरवरी को जो है बजट सेशन की शुरुआत होती है। बजट लाया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है ना। तो बजट लाया जाता है 1 फरवरी को। ये फेब से लेकर मार्च तक चलता है ये सेशन, ठीक है। और ये सबसे लंबा चलने वाला सेशन है, लॉन्गेस्ट सेशन, ठीक है ना। ये सबसे लंबा सेशन है तीनों सेशंस में से। दूसरा है मॉनसून सेशन। मॉनसून जो सेशन है मॉनसून के मंथ में आता है, मतलब कि ये जुलाई और अगस्त के टाइम में आता है। जुलाई और अगस्त के टाइम में इस सेशन को बुलाया जाता है। मॉनसून मतलब कि मॉनसून की बारिश के टाइम के अंदर सेशन को बुलाया जाता है, इसलिए सेशन को मॉनसून सेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है विंटर सेशन। विंटर सेशन जैसे सर्दियों में आपको पता है इसको लाया जाता है नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम के अंदर इस सेशन को जो है बुलाया जाता है। और ये सबसे मतलब शॉर्ट पीरियड का ये सेशन है।
शॉर्ट पीरियड, इसकी जो पीरियड होता है वो सबसे शॉर्ट होता है, मतलब सबसे लंबा सेशन चलेगा बजट सेशन, और सबसे कम टाइम तक जो सेशन चलता है विंटर सेशन चलता है ना। बजट मतलब पैसे से तो ज़्यादा लंबा चलेगा, विंटर मतलब सर्दी लगती है, तो क्या हम इसके ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब तो विंटर सेशन जो है सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड का जो सेशन है वो रहता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब भी दो सेशन करवाए जाते हैं, ठीक है ना, उन सेशंस के बीच में जो है मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए। मैक्सिमम गैप यहाँ पे पूछ रखा है, मैक्सिमम गैप टाइम जो गैप है वो कितना होना चाहिए। देखो साल में मिनिमम जो है वो 2 सेशंस होने जरूरी हैं। जो 2 सेशंस है साल के अंदर होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली जरूरी हैं साल के अंदर 2 सेशन होना। और 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो होता है 6 मंथ्स का। मतलब कि कोई भी 2 सेशन हैं उनके बीच में मैक्सिमम जो गैप है 6 मंथ्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 + 6 मतलब 12 मंथ्स हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साल के अंदर जो है कम से कम जो है मिनिमम नंबर ऑफ सेशन जो है हमारे देश पार्लियामेंट के 2 होने चाहिए। सेम ऐसे ही, क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग का प्रोसेस है सेम जो है विधानसभा की प्रोसीडिंग का जो प्रोसेस है वो अडेप्ट करता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं अजोर्नमेंट ऑफ द हाउस। अभी मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में आपको सम्मन बताया था, मैंने सम्मन का मतलब जब हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा हाउस की मीटिंग को बुलाया जाता है, ठीक है ना, मीटिंग को जो है कॉल की जाती है, बुलाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सम्मन। और सम्मन जारी करता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, जिसको जो हेड करता है पूरी की पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब हम देखते हैं अजोर्नमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से समझना, अजोर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी सेशन चल रहा है, लेट्स सपोज पहला सेशन हम बात करते हैं बजट सेशन की, या कोई भी सेशन, बजट सेशन ले लो या मॉनसून सेशन ले लो, है ना, या विंटर सेशन ले लो, कोई भी सेशन अगर उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी कार्यवाही चल रही है, तो इन बिटवीन कोई बिटवीन टाइम, मतलब कि मान के चलते 1 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और ये चलता है फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये सेशन चलना है। लेट्स सपोज ऐसा मान के चलते हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, 1 फरवरी की शुरुआत किसने कर दी, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा कर दी कि 1 फरवरी से आप सेशन को बिठाइए और इसकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए, है ना। उसके बाद में बीच में क्या होता है कि बीच में यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा और राज्यसभा के मामले में अलग अलग होता है। लोकसभा के मामले में होता है कौन, स्पीकर। लोकसभा के मामले में यहाँ पे बैठेगा कौन, स्पीकर बैठेगा। आपको पता है स्पीकर नहीं है तो कौन बैठेगा, डिप्टी स्पीकर बैठेगा। ये चीजें होती है, ये जनरल आम बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। अब सेम ऐसे राज्यसभा के मामले में कौन बैठता है, चेयरमैन बैठेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन बैठेगा, है ना। ये चीज होती है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है कि अजोर्नमेंट क्या होता है। तो देखो जब भी प्रोसीडिंग चल रही होती है तो प्रोसीडिंग के टाइम में क्या होता है कि कई बार आपको पता है इतनी बहसबाजी होती है कि जो है कार्रवाई जो सही तरीके से उसको बाध्य होती है और सही तरीके से चल नहीं पाती। तो उस कंडीशन के अंदर जो है प्रोसीडिंग जो है, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है या राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग है, उसको कुछ टाइम के लिए, घंटों के लिए, है ना, डेज के लिए, स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक टाइम मतलब कि एक गिवन टाइम के अंदर इस प्रोसीडिंग को जो है रोक लिया जाता है, इस पे रोक लगा दी जाती है। और इसी रोक को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अजोर्नमेंट कहते हैं। और इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम स्थगन, मतलब सदन का स्थगन। सदन का स्थगन इसको हम कहते हैं, रोक देना। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए स्थगन, तो आपने ये चीज नोट की होगी, आपने जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो स्थगन कर दिया जाता है कि कोई बिल फाड़ रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, कोई ऐसे ही मतलब कि नारेबाजी कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पीकर होता है वो कहता है कि अजोर्नमेंट ऑफ द हाउस, हम जो हाउस की कार्रवाई है उसको 1 घंटे के लिए रोकते हैं, हम 2 घंटे के लिए रोकते हैं, हम 1 दिन के लिए रोकते हैं, है ना। या किसी मेंबर को बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है कि आप ये तंग कर रहा है बंदा, तो इसको हम बाहर भेज देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अजोर्नमेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, अजोर्नमेंट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अजोर्नमेंट करता कौन है। ये किया जाता है हमारे लोकसभा के स्पीकर द्वारा या राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अजोर्नमेंट ऑफ सिनेडाई, सेनेडाई, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई, अजोर्नमेंट तो आपको समझ में आ गया कि जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही होती है तो स्पीकर द्वारा जो है
बीच में, मतलब कि लोकसभा के प्रोसीडिंग की बीच की जो टाइमिंग है उसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, डेज के लिए इसको रोक दिया जाता है। तो ये स्पेसिफिक है। अब जोनमेंट जो है, सीनेटाई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो समय सीमा है ना, यहां पे समय सीमा जो है उसको निश्चित नहीं किया जाता, ठीक है ना, निश्चित नहीं किया जाता, ठीक है ना, नॉट स्पेसिफिक टाइम, कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती, उसको अडजॉर्नमेंट सीनेटाई बोलते हैं। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, सत्रावसान बोलते हैं ना, ये ना काफी टिपिकल से नाम है हिंदी में, सत्रावसान। अब सत्रावसान क्या होता है, देखो भाई सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं, इसका मतलब है प्रोरोगेशन। अब यहां पे सेशन की शुरुआत होती है कब, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को सेशन की शुरुआत हुई। इसका मतलब है इसको क्या कहते हैं हम, सम्मन जारी करना। सम्मन जारी करने के बाद में 1 फरवरी को सेशन की स्टार्ट हो गया। तो इसको कौन करता है, इसके वो किया जाता है, सम्मन को जारी किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। अब वो 15 मार्च का दिन आ गया, वो घड़ी आ गई जिस दिन सेशन को होना है खत्म। प्रोसीडिंग ये जितने टाइम तक चली उसके बाद में सेशन को होना है खत्म। अब 15 मार्च को सेशन जब खत्म होगा तो इस सेशन को खत्म करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन, जिसको सत्रावसान कहते हैं, हिंदी में इसको सत्रावसान कहते हैं। और ये भी किया जाता है किसके द्वारा, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है ना। किसके कहने पर, दोनों काम जो है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, जिसको जो हेड करता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन, सत्रावसान। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का मतलब हो गया कि सेशन की कार्रवाई जो है, उस सेशन की कार्रवाई जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद में नई मीटिंग जो है, उसके बाद में सेशन की कोई मीटिंग नहीं होने वाली। क्लियर है। नेक्स्ट, डेजोल्यूशन, इसका मतलब होता है भंग होना। देखो भी, जो राज्यसभा है ये तो एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट मतलब कि एक स्थायी सदन है, आपको पता है, ये कभी भी डिजोल्व नहीं होगा, मतलब कि ये एक कंटिन्यू सेशन है। इसकी जो प्रोसीडिंग है या इसकी जो ये जो इसकी जो कार्रवाई है, ठीक है ना, इसके मेंबर्स जो है हर 2 साल बाद में रिटायर्ड होते रहते, आते रहते, तो ये कभी डिजोल्व नहीं होता राज्यसभा। पर इसके अगेंस्ट जो लोकसभा है उसको डिजोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको हम भंग कर सकते हैं। ये किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा, और प्रेसिडेंट किसके कहने पर करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर जो है राष्ट्रपति किस लोकसभा को जो है डिजोल्व कर देता है 5 साल जो है पूरे होने से पहले भी इसको जो है डिजोल्व किया जा सकता है, और 5 साल पूरा होने के बाद में तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, और ये किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब लोकसभा डिसोल्व हो गया, लोकसभा भंग हो गया, राज्यसभा तो कंटिन्यू रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो बिल उसके सामने पड़े हुए हैं उन बिल्स का क्या होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं कि बिल्स का क्या होगा। सबसे पहले कहता है ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा, अगर कोई बिल जो है लोकसभा में पेंडिंग है, वेदर ओरिजिनेट इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड इट टू बाय द राज्यसभा, कहता है कि अगर ये बिल लोकसभा में पड़ा हुआ है पेंडिंग, चाहे ये लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ हो, ठीक है ना, और चाहे ये राज्यसभा से ट्रांसमिट किया हो, ये बिल हो जाएगा खत्म। देखो ये ना जो क्वेश्चन, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बिल के बारे में क्या होता है वगैरह वगैरह, ये ना जनरली ऐसे क्वेश्चन आजकल तो वैसे एसएससी में भी और PSSB भी या स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने लगे हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना जो जहां पे जैसे PPSC बोर्ड हो गया कोई, मतलब कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल में, UPSC या स्टेट PSC, इसके अलावा जो स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जिनमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जाता है, पॉलिटी हिस्ट्री, जैसे मास्टर कैड हो गया, लेक्चरर कैड हो गया, है ना, तो उन एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कहता कि ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया और पेंडिंग इन राज्यसभा, ठीक है ना, ठीक है, ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा
नेक्स्ट देखते हैं, ए बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स। अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया लेकिन वो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है और पीछे से लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो ये बिल भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो गई। दो ही कंडीशन है बिल के डिसॉल्व होने की। पहली चीज कि अगर ये कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है ना, लोकसभा में पेंडिंग और लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो भाई ये बिल गया, ठीक है ना, चाहे ये लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ हो चाहे ये ट्रांसमिट हुआ राज्यसभा से। दूसरी कंडीशन, अगर ये बिल पास लोकसभा से पास हो गया और पेंडिंग है राज्यसभा से, फिर भी ये डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब लोकसभा के में ज्यादा पावर है जो कंपेयर टू राज्यसभा बिल के मामले में। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, ए बिल नोट पास बाय बोथ द हाउस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग of a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha does not lapse। कहने का मतलब यह है कि न तो ये बिल जो है लोकसभा से पास हुआ और न ही बिल ये राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि इस बिल पे अभी मैंने जॉइंट सीटिंग करवानी है और जॉइंट सीटिंग से इस बिल को पास करेंगे तो ये बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, ये बिल खत्म नहीं होगा। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कहता है, ए बिल पास बाय द बोथ द हाउस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। लोकसभा से भी बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, लेकिन ये पड़ा हुआ है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास उनकी सहमति के लिए, तो ये बिल कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है, ए बिल पास बाय बोथ द हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। अगर ये लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब ये बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस बिल को दोबारा कहता है कि पार्लियामेंट के पास भेज देता है, तो भी ये बिल जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और पीछे से लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो कौन सी कंडीशन रहती है कि वो बिल खत्म हो जाएगा या वो बिल पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो बिल लैप्स होगा या वो बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, कोरम। कोरम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 में बताया गया। कोरम, कोरम क्या होती है? कोरम को हम हिंदी में पढ़ते हैं गणपूर्ति, कई बार कोरम ही लिखा जाता है, गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी एक हाउस है, कोई भी हाउस ले लो, चाहे आप लोकसभा ले लो, राज्यसभा ले लो, विधानसभा ले लो या विधान परिषद ले लो, उन सभी ना हाउस के कोई ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, कोई भी होगा, चेयरमैन होगा, स्पीकर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो चेयरमैन होगा, स्पीकर या चेयरमैन होगा, वो तभी प्रेजेंट होगा कि एक पर्टिकुलर मेंबर जो है इस लोकसभा या विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बैठे हो। उसी पर्टिकुलर संख्या को, उसी पर्टिकुलर मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। किसी भी हाउस, कोई भी हाउस है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो राज्यसभा है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधान परिषद, कोई भी हाउस है, किसी भी हाउस की जो कोरम होती है उस हाउस की हमेशा ही टोटल संख्या का 10% होती है। जैसे लोकसभा के अंदर 545 सीटें और अगर हम इसका 10% निकालें तो 54.5 निकलेगा और इसको राउंड अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। मतलब लोकसभा का कोरम आ गया 55, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर है, वो इंक्लूड होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 245 का हम 10% निकालेंगे तो 24.5 आ जाएगा और इसको राउंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कोरम होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, और लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन जो है या स्पीकर है तभी आएंगे जब एक पर्टिकुलर संख्या मेंबर्स की जो है प्रेजेंट हो, और उसी को हम क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। नेक्स्ट, वोटिंग इन द हाउस। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 में बताया गया कि किसी भी हाउस के अंदर वोटिंग कैसे की जाती है। देखो, कोई भी बिल है, मैं नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें ना बिल कैसे पास होता है, बिल पास कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वोटिंग ऑफ द हाउस, बिल, कोई भी बिल हो या रेजोल्यूशन हो या इम्पीचमेंट हो, उस पे जो है वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है ना। वोटिंग करवाई जाती है, आपको पता है कौन सी प्रोसीडिंग या कौन सी बिल की रीडिंग के अंदर वोटिंग करवाई जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो बिल पे जब वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है ना, तो उसमें दो शब्द आते हैं, आई, ठीक है ना। आई का मतलब यस
और नो मतलब नहीं। ठीक है ना, ये दो शब्द जो है बोले जाते हैं स्पीकर द्वारा। तो जब वोटिंग करवाई जाती है सेशन के अंदर, तो वोटिंग के दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी से, कोई बिल दो तरीके से पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यहां पे है, मैं सारा रेज कर रहा हूं एक बार। वोटिंग दो तरीके से करवाई जाती है, मतलब कि किसी भी हाउस के अंदर जब वोटिंग करवाई जाती है उसकी मेजोरिटी या बहुमत के तरीके जो है वो देख लो। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी। देखो भी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट मेंबर है ना, प्रेजेंट जो मेंबर्स होंगे उनकी मेजोरिटी की बात करता है, उनकी मेजोरिटी की बात करता है। प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी की बात करिएगा। जैसे मान के चलते इस पर्टिकुलर डे को लोकसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 300 मेंबर आए। अब 300 मेंबर्स की मेजोरिटी क्या हो गई, 151 हो गई, 150 आधा हो गया प्लस 1, तो ये मेजोरिटी होगी। मतलब 545 में से अगर 151 वोट भी फेवर में आ जाते हैं तो वो बिल पास हो जाता है ना। तो ये है, मतलब कि जो टोटल प्रेजेंट मेंबर है ना उसकी मेजोरिटी देखी जाती है। दूसरी तरीके की जो मेजोरिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम कंसीडर करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इसके अंदर दो आती है। इसमें एक आता है कि टोटल मेंबर जो होते हैं हाउस के, जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी देखनी होती है। और टोटल मेंबर एग्जांपल के तौर पर 545 है लोकसभा के, इसके टोटल मेजोरिटी कितनी होगी, 273 प्लस होगी ना, तो ये स्पेशल मेजोरिटी में आ जाता है। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी के अंदर दूसरा आ जाता है टोटल मेजोरिटी, टोटल मेंबर्स जो हैं उनकी मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स की जो विधानसभा है वहां से कोई बिल जो है वो भी पास होना चाहिए। कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे जीएसटी बिल हो गया, सेंटर के साथ साथ स्टेट्स में भी पास किया गया था। तो जैसे इंडिया के अंदर 28 राज्य है, तो आधे या आधे से ज्यादा राज्यों से ये बिल जो है पास होना चाहिए। और राज्यों के अंदर जो ये बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया कि सिंपल मेजोरिटी से जो बिल है वो कैसे पास होता है। तो इस प्रकार से हाउस के अंदर जो है वोटिंग करवाई जाती है बिल्स के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में जब हम देखेंगे कि बिल जो हाउस में कैसे पास होता है, पहली रीडिंग में क्या होता है, दूसरी रीडिंग में क्या होता है, तीसरी रीडिंग में क्या होता है, गजट ऑफ इंडिया में बिल कब छपता है, ठीक है ना, बजट पे जो है, बिल पे जो है वोटिंग कौन से सेशन में करवाई जाती है, वगैरह वगैरह, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 में बताया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 के अंदर लैंग्वेजेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना, याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को जो है लैंग्वेज बताया गया है। मतलब कि जो पार्लियामेंट की लैंग्वेज है जिसमें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश को भी जो है कंसीडर किया गया है। पर अगर कोई अपनी मदर टंग, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग मदर टंग है, या वहां के स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो अलग है, जैसे पंजाब की, मैं पंजाबी की बात करूं, तो अगर कोई मेंबर पंजाबी में भी बोलना चाहता है, अगर कोई मेंबर पंजाबी में बोलना चाहता है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरमैन को जो है एक नोटिस देगा कि मैं अपनी मातृभाषा के अंदर जो है अपनी स्पीच दूंगा। उसके बाद में जो है बाकी जो मेंबर है जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती उनको ट्रांसलेटर दे दिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल, ताकि उनकी भाषा जो है, जो मेंबर की जो भाषा है, बाकी जो मेंबर है उनको उनकी भाषा के अंदर जो है समझ आ जाए। तो इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों जो है इन लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट की भाषा के तौर पर। हालांकि इंग्लिश को जो है ये बोला गया था कि सिर्फ 15 साल के लिए, 15 साल के जो है इंग्लिश को जो है लागू रखा जाना चाहिए, जब तक हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस
कि 15 साल तक जो है इंग्लिश भाषा को जो है कंटिन्यू रखना था, उसके बाद में इसको डिसकंटिन्यू करना था। लेकिन उसके बाद में जो है 1963 ईस्वी के अंदर एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में जो है इस भाषा को अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया। मतलब 1965 में इंग्लिश भाषा को जो है खत्म करना था पार्लियामेंट के तौर पर, लेकिन 1963 ईस्वी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया था, जिसके अंदर इंग्लिश को जो है हिंदी के साथ साथ आगे कंटिन्यू कर दिया गया। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। लेम डक सेशन क्या होता है? अब हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो लेम डक सेशन है उसका मतलब क्या होता है। वैसे लेम का मतलब लंगड़ा और डक का मतलब बतख होता है, सेशन का मतलब सत्र होता है। अब देखते हैं लेम डक सेशन क्या होता है। देखो, ये होता है लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट। अब हम मान के चलते 2024 का न्यू इलेक्शन आएगी, 2024 मान के चलते मई 2024 के अंदर ना न्यू पार्लियामेंट या नई लोकसभा आएगी। और 2024 के अंदर फरवरी में मान के चलते हैं, फरवरी के अंदर पार्लियामेंट का लास्ट सेशन होता है। पार्लियामेंट का लास्ट सेशन होता है कौन सी? 2019 की लोकसभा का। तो 2019 की जो लोकसभा है ना, उसका जो लास्ट सेशन होगा फरवरी 2024 के अंदर, इसी लास्ट सेशन को हम क्या कहते हैं? लैम डक सेशन कहते हैं। लैम डक सेशन कहते हैं। वो मेंबर जो नई लोकसभा के अंदर नहीं चुनकर आएंगे, ठीक है ना, उनके लिए तो उनको लैम डक मेंबर्स कहते हैं। और कोई भी एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका जो लास्ट सेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लैम डक सेशन कहते हैं। आई होप कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था सेशंस ऑफ द हाउस। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ पे मिला होगा। नए सेशन के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पर जाने से पहले जितने भी मेंबर्स यहाँ पे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इन नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंबर जो पहली बार हमारे सेशन के साथ जुड़ा हो, अगर उसको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरा पहला पर्पज यही है कि मैं पॉलिटी की जो क्लासेस है उनको पहले मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि जो बाकी सब्जेक्ट्स है जिसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री है वो भी जो है बाद में जो है इनको कवर कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए सेशन में आपके साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।